हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको कराएंगे LLB फर्स्ट ईयर का जो सेम है फर्स्ट, उसका ज्यूरिस्प्रूडेंस पेपर है फर्स्ट। इसमें एक क्वेश्चन है ज्यूरिस्प्रूडेंस में यथार्थवादी विचारधारा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। आपके लिए एक बात बता दूं, आप बोलोगे सर आपने हमें 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, उसके बाद भी आप यूट्यूब पे ज्यूरिस्प्रूडेंस की वीडियो डाले हैं। भैया एक बात मैं बता रहा हूँ, मैंने वहाँ पे ये भी लिखा है 60 to 80 नंबर। ये उन बच्चों के लिए है जो कम मेहनत में अपना पास होना चाहते हैं, 40 या 50 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, 60 प्लस नंबर लाना चाहते हैं। लेकिन कोई बच्चा टॉप करना चाहता है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, अच्छे लेवल की पढ़ाई करना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए हैं ये सभी सब ऑल क्वेश्चन। ठीक है सभी इम्पोर्टेंट, लेकिन ये उन बच्चों के लिए हैं जो अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक भी नंबर का क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं ना। पहला इसमें है यथार्थवादी विचारधारा। विधि शास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा पर एक निबंध लिखिए। जस्टिस होम ने इस कथन की विवेचना कीजिए कि न्यायालय वास्तव में क्या करेंगे, इससे संबंध रखने वाली पूर्ववर्तियां न कि उसमें बढ़कर कोई सिद्धांत मेरे अनुसार कानून है। विधि देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, ये अथवा में इस तरीके से आ सकता है। अब इस क्वेश्चन का ये यहाँ से आंसर है। ठीक है ना, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पहला वाला क्वेश्चन है। देखते हैं, विधि शास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा का आधार। यथार्थवादी विचारधारा अमेरिका की सामाजिक पद्धति के रूप वामपंथी उपशाखा है। इसे अमेरिका की सामाजिक पद्धति की क्रियात्मक पद्धति भी कहा जाता है। यथार्थवादी स्कूल वास्तविकता पर प्रकाश डालता है, वास्तविकता पर प्रकाश डालता है। स्कूल के संस्थापक जस्टिस O.W. होम्स तथा समर्थक ग्रे, लेविलिन तथा फ्रैंक हैं। ठीक है ना, बड़ी ही साधारण भाषा में, बहुत ही नॉर्मल भाषा में नोट्सों को मैंने लिखा है। आपकी सबसे बड़ी कमियां क्या रहती हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, नोट्स बनाने को लग जाते हैं। भाई मैं बीच बीच में जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ उससे आप वंचित रह जाते हैं। और आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो ये बहुत दिल को हार्ट करने वाली बात है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। व्यू आ रहे हैं लेकिन बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाइयों, आपका कोई पैसा नहीं लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। भाई मेरा मन जो और ज़्यादा वीडियो डालने को करेगा, मेरा थोड़ा मोटिवेट होगा मन, मैं थोड़ा खुश होऊंगा भाई मेरी वीडियो चल रही है, ज़्यादा सब्सक्राइब आ रहे हैं, और आपके लिए मैं और मन से काम करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, है ना। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्रियात्मक पद्धति के अनुसार वास्तव में विधि का स्वरूप वह नहीं जिसे हम अधिनियमों में देखते हैं। इसका कारण यह है कि विधि का स्वरूप न्यायालय करते हैं। न्यायाधीश व्यक्ति ही होते हैं, उन पर भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दबाव रहता है। इसके अलावा निर्णय देने में बहुत कुछ व्यक्तिगत प्रकृति, योग्यता, रहन सहन, वंश, परंपरा आदि का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। तो ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कहा गया है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संवैधानिक पद पर हो या किसी सरकारी पद पर हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में, जब व्यक्ति के अंतर्गत कोई पावर आ जाती है तो तब वो उस पावर का प्रयोग करते वक्त वो अपनी फैमिली को, दोस्त को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बचाने की कोशिश करता है अगर वो खतरनाक है, या अगर वो लाभप्रद है तो सबसे पहले अपने पड़ोसी, घर परिवार, रिश्तेदार, इन लोगों को वो देना चाहता है। ठीक है ना, तो ये कहता है कि कानून, रिलेशनों का कानून पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जो नियम उपनियम किताबों में रहते हैं, न्यायाधीश उनकी व्याख्या करते हैं
उनके लागू करने में न्यायाधीशों के व्यक्तित्व तथा उसके आसपास की परिस्थितियों की छाप अवश्य पड़ती है। अतः यदि हम यह जानना चाहते हैं कि कानून क्या है, तो हमें यह देखना चाहिए कि न्यायालयों को क्या करना चाहिए। न्यायाधीश जो कहते हैं वह नहीं करते, इसलिए इस पद्धति को उन निर्णयों संबंधी कानून का अध्ययन किया जाता है जो न्यायाधीश द्वारा किए जाते हैं। देखो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात के लगभग 1 बजने वाला है, 12:30 से ऊपर 12:40 हो चुके हैं, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखो टाइम देखो घड़ी में, रात के 12:40 हो रहे हैं और मैं अभी भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो, रात के 12:47 यानी 12:50 यानी 1 बजने वाला है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, और आप फिर भी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अभी इसे अपलोड करूँगा, डाउनलोड करूँगा, पिकआर्ट्स लगानी है और फिर आपको प्रोवाइड करानी है। आप यार मेरी इस मेहनत को, भाई हो मेरे, बहनों मेरे, दोस्तों, मेरी मेहनत को वसूल करवाओ, अच्छे नंबर लेके आओ, आप अच्छी जॉब हासिल करो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे द्वारा अच्छे अंक प्राप्त कर सको। पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको कंटिन्यू क्वेश्चन बाई क्वेश्चन के नोट्स बना के प्रोवाइड कराए। मैं करा रहा हूँ आपको। देखो रात के 1 बजे, 1:30 मैं आपको दे रहा हूँ, है ना टाइम। तो आप यार मेरी मेहनत को वसूल करवाओ प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक, चलते हैं, ज़्यादा बकवासबाजी मैं भी करने लगा हूँ आज, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म सन 1897 ईस्वी में जस्टिस होम के एक पत्र के प्रकाशन द्वारा हुआ। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून को अभियुक्त की दृष्टि से देखना चाहिए। अभियुक्त जब कटघरे में खड़ा होता है तो यह जानने के लिए इच्छुक होता है कि न्यायालय वास्तव में क्या करने की तैयारी में है, क्या निर्णय देने की तैयारी में है। मैं भी ठीक उसी अभियुक्त के दिमाग का हूँ। यह भविष्यवाणी की वास्तव में न्यायालय क्या करेगा, यह वास्तव में कानून का तर्क रखता है। इसके आगे का और कोई भी अनुमान नहीं। भाई यह जो लैंग्वेज है, 2-3 एक्टों से स्टडी करने के बाद मैंने बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज इसमें पुट की है। आपके यूनिक पढ़े हैं, आपकी एक्ट्स पढ़े हैं, आपका सेकंड एक्ट्स पढ़ा है, प्रीवियस पेपरों की तैयारी की है, तब जाके मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना। आप अपने देखो, एक अपने पास इस तरह से एक डायरी रखा करो, जो मैं बातें बोलता हूँ उनको नोट कर लिया करो, और एक नोटबुक रखो। आप अपने इसे स्टॉप कर करके अपने नोट्सों को तैयार करो, है ना। और उन नोट्सों को तैयार करने के बाद देखो, आपको एक मैं बात बता देता हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ ये कम से कम 400 से 500 के बीच में है। 400 से 500 या 300 से, ये लमसम इतने 100 शब्दों के मध्य है। ठीक है, लेकिन अब बात क्या करते हैं कि जब हमारा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे 200 क्वेश्चन लिखने, 200 शब्द लिखने होते हैं, वर्ड लिखने होते हैं, और मैं करा रहा हूँ आपको इतने। भाई ये लैंग्वेज है, ठीक है ना। इस लैंग्वेज को मैंने क्या बोला, ज़्यादा पढ़ के जब हम इनकी बातों को लिखेंगे तो भाई कम से कम छोटा भी अगर हम बनाएंगे तो इतना तो बन ही जाएगा, और इसके बिना आपके क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं बिल्कुल सफिशियंट चीज़ आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल 200 दूंगा तो भाई वो तो हो गई रटन विद्या। ठीक है, बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो दे रहा हूँ। और आप जब यूनिक पढ़ोगे ना तो भाई आपका दिमाग चक्कर खा के गिर जाएगा, बिल्कुल बेकार है माहौल वहाँ का। इसलिए मैंने वहाँ से छोड़ छाड़ के अपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, इन्हीं से मैंने तैयारी करी थी और इसी तरीके से मैंने बच्चों को देने की सोची, उसी के बाद मैंने इनको बनाया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रोफेसर ग्रे के मतानुसार
विधि और उसके स्रोत के बीच अंतर है। विधि वह है जो निर्मित की जाती है। प्रत्येक वस्तु जिसमें विधायक भी शामिल है, केवल यह एक स्रोत है जब तक कि न्यायालय उनका अर्थ निर्णित नहीं करते। लेविनिन के मतानुसार विधिक सामाजिक उद्देश्यों का एक साधन है, अतः विधिक के स्वरूप की खोज भी उद्देश्य और प्रभाव के संदर्भ में ही की जाती है। उनके विचार में इस बात की खोज के लिए कि विधि क्या है और वह किस प्रकार कार्य करती है, कुछ समय के लिए ये है, इज और चाहिए के निकालकर अलग रख देना चाहिए। देखो यहां से देखो, दोबारा पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, यह बहुत ज्यादा पूछी जाती है। विधिक सामाजिक उद्देश्यों का एक साधन है, अतः विधिक के स्वरूप की खोज भी उद्देश्य और प्रभाव के संदर्भ में ही की जाती है। उनके विचार में इस बात की खोज के लिए कि विधि क्या है और वह किस प्रकार कार्य करती है, विधि क्या है और वह किस प्रकार कार्य करती है, कुछ समय के लिए है करती है और कुछ समय के लिए है और चाहिए को निकालकर अलग रख देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए है और चाहिए को निकाल कर, देखो इसे काटो पहले, ये कह रही है कुछ समय के लिए विधि है या विधि चाहिए, इनको हटा दो, विधि है और चाहिए को निकालकर अलग रख देना चाहिए, क्योंकि यथार्थवादी विचारधारा कानून और उसके उद्देश्य में अधिक रुचि रखती है तथा कानून का सुधार करना चाहती है। कानून के मुकाबले समाज में तेजी से परिवर्तन आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रैंक के मतानुसार, फ्रैंक का कहना है कि जनता नियमों की निश्चितता और पथ प्रदर्शन की क्षमता देखना चाहती है ताकि वे अपनी सुरक्षा अपने आप कर सके। जिस प्रकार बच्चा अपने पिता में विश्वास करके कार्य करता है, उसी प्रकार जनता भी कानून को विश्वास के साथ देखना चाहती है। देखो यहाँ पे कितनी गहराई से बात की गई। जिस प्रकार बच्चा अपने पिता में विश्वास करके कार्य करता है, उसी प्रकार जनता भी कानून को विश्वास के साथ देखना चाहती है। मतलब कानून का और जनता का पिता पुत्र का सा संबंध होना चाहिए। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की केयर करता है, उसी प्रकार कानून को अपनी जनता और अपनी प्रजा की केयर करनी चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए जो समाज के लिए सफिशिएंट हो, ऐसा नहीं हो जो समाज को ही परेशान करे, है नहीं। किंतु विश्वास तभी हो सकता है जबकि कानून स्पष्ट और निश्चित हो। उनके विचार में किसी विशेष परिस्थिति में कानून या तो वास्तविक हो सकता है या संभावित। ठीक है, वास्तविक कानून वह है जो ठीक उसी परिस्थिति में भूतकाल न्यायिक निर्णय में दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है संभावित कानून, वह है जो ठीक उसी परिस्थिति में भविष्य काल में किसी न्यायिक फैसले में दिया जाता है। उनके अनुसार स्वाभाविक कानून को हम कानून नहीं कह सकते। आलोचना, यह गलत है कि जब तक अधिनियम विधि को न्यायालय अपने निर्णय में लागू नहीं करते, वह संभावित विधि कहलाएगी, ना कि वास्तविक। देखो यहाँ पे एक चीज कही गई है, हमने जैसे कोई कानून बनाया लेकिन उस कानून को हम संभावित विधि कहलाएंगे, ना कि वास्तविक। जब वास्तविक विधि तब कहलाई जाएगी जब उस कानून के द्वारा न्यायालय में कहीं ना कहीं किसी को निर्णय दिया गया हो, उसका प्रयोग किया गया हो, तब उसे वास्तविक विधि कहलाएंगे, नहीं तो वो संभावित विधि कहलाएगी जब तक उसके द्वारा किसी के ऊपर निर्णय नहीं दिया गया है या उसका किसी के ऊपर प्रयोग नहीं किया गया है। यह कहना ठीक नहीं है कि परिनियमित विधियों में निश्चितता और एकरूपता नहीं होती। संक्षेप, उक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत उस विधि का वर्णन किया जाता है जिसका वर्णन न्यायाधीश फैसला देते समय करते हैं, न कि उस विधि का जो विधि संहिता में होती है। देखो इसके अंतर्गत उस विधि का हम अध्ययन करते हैं जो कानून द्वारा, न्यायालय द्वारा लोगों पर लागू की गई है, ना कि उस विधि का जो कानून हमारी किताबों में बनाकर धर दिए गए हैं।
हम इस विधि के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत उसी चीजों को पढ़ते हैं जिसका प्रयोग अब से पहले हो चुका है, ना कि उसका जो किताबों में बंद पड़ी है। तो ये था हमारा यथार्थवादी विचारधारा। आज एक बात बता रहा हूं, जो बच्चे टॉपरों में आना चाहते हैं, जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, जिन बच्चों को आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, भाई ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। आप बोलोगे सर आपने तो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, आप इनको क्यों बोल रहे हो? भाई ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए हैं जो पढ़ने में वीक हैं, जिनको डर लगता है, और जो पास होना चाहते हैं 50+ नंबर से। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो कुछ अलग करना चाहते हैं, उनको 100 में से 50 आने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनके 100 में से 60 आने पर, ना 65 आने पर कोई फर्क पड़ता। उनको नॉलेज चाहिए, उनको नॉलेज चाहिए और अपना बेटर निकालने का प्रयास करते हैं। ये उन बच्चों के लिए हैं अधिक क्वेश्चन। ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है, फिर अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा लें। और जो बच्चा अच्छी तरह से मेहनत करेगा, लॉ फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमें कुछ बनने के लिए। फर्स्ट स्टेज है, रास्ता थोड़ा कठिन बनेगा लेकिन मंजिल आसान हो जाएगी अगर हम हार्ड वर्क करेंगे। आज हमारी पहली सीढ़ी है, सीढ़ी दर सीढ़ी हम बढ़ते जाएंगे और एक दिन लॉयर भी कहलाएंगे, जज भी कहलाएंगे। ध्यान रखना, अगर हम मेहनत करेंगे तो। ठीक है ना। डरना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। थोड़ी देखो, जब तक भाई लॉयर बनने जा रहे हैं हम, लोगों की जिंदगी का फैसला हम करेंगे, लोगों का डर हम भगाएंगे। भाई कुछ ना कुछ तो कठिनाई और कुछ ना कुछ तो दर्द झेलना पड़ेगा। तो लॉयर ऐसे थोड़ी बन जाएंगे भाई, तो हमें थोड़ा सा कठिन परिश्रम तो करना ही होगा। आप तो समझदार हो भाइयों बहनों कि जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। और बात तो हम लॉयर की कर रहे हैं, जब हमारे हाथ में किसी की जिंदगी, जब हम जज मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, आप जज और मजिस्ट्रेट बनोगे तो किसी की जिंदगी हमारे हाथों में होगी, हम एक भगवान का दर्जा लेके बैठेंगे। तो भाई उस पद पर पहुंचने के लिए तो भाई मेहनत तो करनी होगी ना। ये थोड़ी है कि हम आए, थोड़ा बहुत याद करें, तुक्का मारे, पास होके चले जाए। भाई आगे जाके हमें अपने देश का भविष्य संभालना है, तो मेहनत करो मन लगा के। कुछ नहीं है, मेहनत करने वालों के लिए सब चीज़ आसान है और ना करने वालों के लिए सब चीज़ टफ है भाई। ठीक है ना। मन लगा के पढ़ते रहो और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए निरंतर लाता रहूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं भी थक चुका हूँ, रात के 1 बजने वाला है। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।